हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का जो मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर है ना, जो डीओ ने इशू किया है, उसी को यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है। और ये जो वीडियो है, ये कुछ पार्ट्स में आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी के पार्ट्स आपको जैसे जैसे होते जाएंगे डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे। और एक बात और कहूँगा, अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। और जल्दी आपको हिंदी मीडियम की प्रोवाइड होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करेगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर तो थोड़ी देर बाद चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इन्हें सेल्सियस में बदलना है। ठीक है। आपको दे रखा है 793 केल्विन और दूसरा दे रखा है 870 केल्विन। तो जब हमें किसी केल्विन को सेल्सियस में बदलना पड़ता है ना, तब हम क्या करते हैं, तो आप सीधा 793 में से ना 273 माइनस कर सकते हैं। नहीं तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है। इस फॉर्मूले को याद करने से ये फायदा है कि अगर केल्विन दे रखा है या सेल्सियस दे रखा है, आपको कोई भी निकालना होगा ना, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको केल्विन दे रखा तो केल्विन की वैल्यू पुट कर दोगे, सेल्सियस दे रखा तो सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दोगे, और जो बाकी बचेगा वो आप निकाल लोगे। समझ में आ गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें केल्विन दे रखा है और हमसे सेल्सियस बोला गया है। हमसे क्या बोला गया, सेल्सियस निकालो। तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लिख दो। केल्विन की वैल्यू दे रखी है, सेल्सियस की नहीं दे रखी, तो सेल्सियस का सेल्सियस आ गया, 273 का 273 आ गया। इसको हमने क्या करा, ये जो है 273 इसको इधर ले गए, माइनस कर दिया और 520 आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेल्सियस आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे अगला है 870 केल्विन। तो आप पहले से खुद ट्राई करना, फिर आप आंसर मैच करना। जैसे डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये लिख दिया सेम, और केल्विन की वैल्यू क्या लिख दी, 870 दे रखा है ना मैं, और ये 273 का 273 उतार लिया। ये तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आपका आंसर आ गया 597 डिग्री सेल्सियस, 597 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट से पहले एक बात और बोल देता हूँ। देखो, अगर 293 है ना, आप सीधा माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से सीधा माइनस कर सकते हैं। ओके, चलो। अब इसका और वाला बोला गया है कि एक ना डाइवर है, इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल। मतलब जो डाइवर है ना, तैराक, वो पानी को काट सकता है। जब वो स्विमिंग पूल में तैर रहा है तो आगे बढ़ जाता है ना। तो ये कह रहा है कि आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है मैटर की। आप कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना वो इसमें नोटिस कर पा रहे हो, तो आपको वो आंसर में बताना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है ना, वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो, जो पदार्थ के जो कण होते हैं ना, उसमें खाली स्थान होता है। अब खाली जगह तभी तो वो स्विमिंग पूल चलाने वाला जो है वो पानी को पीछे करके आगे जा पा रहा है। अगर पानी में खाली जगह ना होती तो वो कैसे आगे चला जाता। हाँ या ना। तो ये आंसर एक नंबर का ना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। और इसमें ज़्यादा लिखोगे भी क्या, प्रॉपर्टीज तो ये इतनी रहेगी। ठीक है, मतलब आप समझ लो इस पेपर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे थोड़ा घुमा के देंगे। तो आप जो भी बुक में जो प्रॉपर्टी दे रखी है ना, साइंस के चैप्टर 1 में, तो आप वो जरूर कर लो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। यहाँ बोला कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब जिसमें ज़्यादा फोर्स है उसको आप बाद में लिखोगे, जिसमें कम फोर्स है उसे पहले लिखोगे, क्योंकि इसने बोला है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग मतलब है छोटा फिर बड़ा और बड़ा। ऐसे ही यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, अट्रैक्शन की। तो किसमें कण सबसे ज़्यादा दूर है, ऑक्सीजन में। फिर उससे ज़रा पास में किसमें, वाटर में। फिर उससे ज़रा सबसे पास में किसमें, शुगर में। तो आपको इस तरीके से लाइन से लगाना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र धातु क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। व्हाट आर alloys, गिव वन एग्जाम्पल।
आप बोलेंगे मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। अगर मेटल्स का मिक्सचर हो जाए, जैसे दो या दो से अधिक मेटल मिल जाए या मेटल एंड नॉन मेटल मिल जाए, अगर उनका मिक्सचर बन जाए, या तो मेटल्स का बन जाए या मेटल या नॉन मेटल का बन जाए, तो हम उसी को एलोय कहते हैं। ठीक है, आप मैंने लिखा इज टर्म्ड, आप इसी जगह इज कोल्ड भी लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल सुन लो, ब्रास है ना, ब्रास ये कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, ये क्या है, एलोय है। स्टील है ना, आयरन, कार्बन और भी चीजें इसमें डलती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों, एलोय। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये कह रहा है विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। आपने ये न्यूमेरिकल करा होगा ना, एग्जाम में ये भी आता है, सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इनटू में 100। तो यही है कि एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ना, वो उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन देख लो, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है। आपको पता है जैसे सॉल्यूट कौन सी चीज होती है, जैसे अगर हम बात करें चीनी की और बात करें पानी की, सॉल्वेंट मतलब वाटर, तो जो चीज हम घोलते हैं ना उसको सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें हम घोलते हैं ना, जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो वो होता है सॉल्यूशन। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब एक बात और बोलूँगा, मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, तो आप वो एमसीक्यू बेस्ड हैं ज़्यादातर, और लास्ट ईयर के पेपर भी हैं, केवीएस का प्रैक्टिस पेपर, तो वो भी आप वीडियो देखेंगे ना, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो सारी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उन दो आपको ना ऑर्गेनल्स के नेम बताने हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। नेम द टू ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। चैप्टर 5 है ना, उसी में आपको ये आराम से मिल जाएगा। जैसे हमने लिख दिया क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का अपना डीएनए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। आप बोलेंगे व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, ये चैप्टर 5 से ही है, जब सेल जो है ना वो डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट, तो लाइसोसोम जो है ना वो बर्स्ट हो सकते हैं, मतलब फट सकते हैं। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम होता है ना वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। अब अपनी ही सेल को मार रहा है, मतलब डाइजेस्ट कर रहा है, पचा रहा है, तो देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स बोलते हैं कोशिका का। क्लियर हो गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। मतलब ये जो लिपिड और जो प्रोटीन होते हैं ना, ये कहाँ पर, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना उसमें कहाँ पर ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों के क्या कार्य हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। तो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, इट एक्सचेंजेस गैसेस। ठीक है, एक तो ये पानी जो होता है ना एक्सेस, उसे बाहर निकाल देते हैं, जो स्टोमेटा, जो पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसे बोलते हैं स्टोमेटा, और एक गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, EXCHANGES। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या है।
जो कार्डिक मसल होती है ना, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, क्या करते हो आप बताएंगे? इट हैज द एबिलिटी टू पंप द ब्लड इन द हार्ट। ठीक है, बाकी आप और जानना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे और दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? ठीक है, इंग्लिश में है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, या हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। और वाला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर होती है बच्चों, ये वेक्टर होती है। ठीक है, और वेक्टर मतलब होता है जो एक डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, तो इसकी एक अपनी डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, और स्पीड की जो है अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती। इट कैन बी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। जो यहाँ पर मैंने बताया कि स्पीड जो होती क्या है, जो भी किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया ना, आगे इसमें एक और लिख देना, यहाँ पे एक आगे वर्ड नहीं लिखा, पर यूनिट टाइम, ये लिखा ना पर यूनिट टाइम, तो ये यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, मतलब एक दिए गए समय में ना कितने उसने दूरी तय करी है वो उसकी स्पीड कहलाती है। लेकिन वेलोसिटी में देखो सेम है, वेलोसिटी में आप देखोगे बिल्कुल सेम है, लेकिन एक चीज जुड़ गई, इन अ गिवन डायरेक्शन। जब हम एक ही दिशा में जा रहे होते हैं ना, पर यूनिट टाइम में जो जितनी दूरी तय करेंगे वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से मैंने हैंड राइटिंग में आपको दे रहा हूँ, नहीं तो कंप्यूटराइज कर देता, लेकिन इतना टाइम था नहीं। वैसे बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं देर हो गई है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है? तो इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, जितना आपने लंबाई तय करी है ना, वो आपकी दूरी कहलाती है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये छोटी दूरी होती है। देखो आपसे इसके बेस पर क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे अगर मैंने बोला आपने कितने डिस्टेंस कवर करी, तो आप इसको 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 जोड़ देंगे। लेकिन अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला तो पहला वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट की जो है शॉर्ट डिस्टेंस लोगे। ठीक है, अगर आप घूम के पूरा वापस आ गए ना, अगर आप मान लो घूम के वापस आ गए, सर्कल बना दिया, तो इस पॉइंट से आपने शुरू करा था, मान लो इस पॉइंट पे शुरू करा, इस पॉइंट पे वापस आ गए, तो जो डिस्टेंस है वो तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इसलिए लिखा इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट समझ लो। नेक्स्ट है हमारा 10वां। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन सा जो है ना डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है? कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, हो सकता नहीं है, तो ये क्या फॉल्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस जितने में ट्रैवल करें उससे ज़्यादा हो सकता है, तो परिमाण इससे ज़्यादा हो सकता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद 11 देखते हैं। 11 में बोला गया है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया, या ऑप्शन वाला आपको करना है कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन। थर्ड लॉ मोशन पढ़ा है आपने? थर्ड लॉ मोशन में एक्शन का अपोजिट इक्वल रिएक्शन होता है। तो ये कह रहा है आपको एक्सप्लेन करना है कि जो घोड़ा होता है ना वो कैसे पुल कर लेता है कार्ट को, कैसे घोड़ा गाड़ी को खींच लेता है। डियर स्टूडेंट, अब आंसर सुनिए। अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। तो इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मतलब अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर कोई
बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, ठीक है, यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में, लिखना चाहूँ। ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट टू चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो रेसिस्ट करते हैं कि हमें अपनी जगह पर है ना, हमें वहाँ से हटना नहीं है। ठीक है, तो यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और आपको पता है इसी को एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाई? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो आपको ये पूरा बताना होगा। ठीक है, मैंने बाकी आंसर बता दिया ना, आप यहाँ तक लिख सकते हैं और चाहे तो, नहीं तो जितना पहले दिखाया था वो भी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम इस वाले को कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो हॉर्स वाला आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कोई और भी आ सकता है, बंदूक वाला, गोली वाला, कुछ और भी दे सकता है। आपको ना कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप उसको अपने लैंग्वेज में बनाकर लिख पाएंगे। तीनों लो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, व्हेन द हॉर्स वॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब घोड़ा आगे की दिशा में जा रहा है, ठीक है, इट एक्सर्ट फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो बल है वो पीछे की ओर लगाता है, क्योंकि तो आगे जाना तो पीछे की ओर बल लगाना पड़ेगा। ऑन द अर्थ, धरती पे लगाना पड़ेगा पीछे की ओर। एट द सेम टाइम एन इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन इज अप्लाइड। और तभी पता है जब वो आगे की तरफ एक और बल लगता है जो उसके विपरीत होता है, हॉर्स पर, ऑन द अर्थ पे लगता है। इस तरीके से वो आगे की ओर गाड़ी से ले जा पाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम किसे कहते हैं, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है वो सुनिए। तो आप बताएंगे मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ मैटर मूव्ड एंड द वेलोसिटी एट विच इट मूव्स। सुन दो, देखो जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, किसका प्रोडक्ट होता है, जितनी अमाउंट में जो मैटर जा रहा है ना, मतलब जो वो केजी में जो जा रहा है, और जितनी उसकी वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो मोमेंटम होगा। इसी से अगर आपको मोमेंटम के बारे में पता है तो आप उससे ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। न्यूमेरिकल भी आ रहा था, बच्चे बता देंगे। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी थी, वो भी जरूर देख लेना। नेक्स्ट बोला गया, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ये कह रहा है अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, वहां कोई बल नहीं लग रहा है, तो व्हाट हैपेंस टू द टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप बताएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ये ना इनऑर्गेनिक इकट्ठे कर लेना, ठीक है, ये इकट्ठे कर लेना। ठीक है, मतलब इसमें ना केमिकल का यूज नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, और इसमें हम जो पशुओं को जो नेचुरल जो चीज़ें होती है ना, उससे हम फसल वगैरह उगाते हैं, उससे हम जीवों को पालते हैं, मतलब केमिकल का यूज के बिना खेती करना एक तरह से। ठीक है, अब ये ना 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है इन चारों में से कौन सा होगा। ए पे तब टिक करते हैं जब दोनों ए और आर सही होते हैं और वो सही से एक्सप्लेन कर पाता है। बी पे तब टिक करते हैं जब दोनों ट्रू तो होते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता आर का। ठीक है, और ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो डी पे टिक करते हैं। और फटाफट बताओ पहला, इसमें 14 है, पोल्ट्री फार्मिंग इज डन टू रेज डोमेस्टिक फॉल्स। ये कह रहे हैं जो मुर्गियाँ ना, मुर्गियाँ लोग इसलिए पालते थे कि घरेलू मुर्गी को पालने के लिए, क्या इसलिए पालते हैं, बेचने के लिए पालते हैं ना, धन कमाते हैं ना, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया। ये कह रहा है जो पोल्ट्री घर में पालते हैं, लेकिन बात पता है किसी कर रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहा है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में तो बाहर बेचेंगे उसे, ठीक है, और बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है ना, उसमें पोल्ट्री प्रोडक्शन इंक्लूड एग प्रोडक्शन। जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो उसमें एग का प्रोडक्शन किया जाता है, ब्रॉयलर का प्रोडक्शन किया जाता है पोल्ट्री मीट के लिए। तो ये तो ट्रू है। तो जब ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो किस पे टिक करोगे, जब तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो हम डी पे टिक करें, इसका आंसर डी आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। ये कह रहे जो स्टेट ऑफ मैटर ना वो इंटर कन्वर्टेबल होती है, ठीक है। ये कह रहे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने की वजह से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये दोनों ठीक है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। देखो ये दोनों ट्रू भी हैं और इसकी वजह से ये होता है, तो इसका मतलब हम किस पर टिक कर देंगे, ए पर। तो इसका आंसर कितना आ गया, ए आ गया। फिर नेक्स्ट है पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, हाँ या ना, सच है। ये कह रहे हमारे आसपास का पदार्थ 3 अवस्थाओं में मौजूद होता है। इंग्लिश में सुन लो डियर, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ट्रू है। ये कह रहे मैटर जो हमारे आसपास होता है ना वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो देखो दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन क्या, ये रीजन है छोटे होने का, सॉलिड लिक्विड गैस है, ये तो रीजन नहीं है ना। दोनों ट्रू है लेकिन रीजन सही नहीं है, सुन रहे हो। अगर ये छोटा होने का कारण सॉलिड लिक्विड गैस है नहीं है ना, तो इसका वाला रीजन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये करवा दी है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में वीडियो तो आपके लिए जल्दी लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।